तो लैंड लॉ, इसमें हम शुरू करेंगे द महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल एक्ट, लैंड एक्ट 1948, जिसमें आपको एग्रीकल्चरल लैंड टेनेंसी, ये एक स्टेट लॉ है। लैंड लॉ जब आपने पढ़ा था, या लैंड लॉ आपको दो पार्ट में दिए गए हैं, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है और एक स्टेट लेजिस्लेशन है। उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइडेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड, इसका इंट्रोडक्शन दैट ये अप्लाइज ओनली टू द बॉम्बे एरिया ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बॉम्बे रीजन पर ये आता है। बिफोर दिस एक्ट वॉज पास्ड, क्योंकि 1948 में हुआ था, ठीक है। 1948 में महाराष्ट्र का स्टेटस नहीं था, बॉम्बे प्रोविंस टाउन के हिसाब से हम जाने जाते थे, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंग था, उस प्रोविंसी के अकॉर्डिंग ये आपको दिया हुआ था। ठीक है। तो बिफोर दिस एक्ट वॉज पास्ड, वेरी ऑफन एन अकाउंट ऑफ अ नेग्लेक्ट of a agricultural land by its owner, and also because of the frequent dispute between the owner and his tenant, cultivation of a land was adversely affected. Also the economic and social condition of farmer for society and far away from the satisfactory. In order to remedy this situation and to ensure the full and efficient use of a land for agriculture, the act was passed to regulate and impose the restriction on a transfer of our agricultural land, selling houses, land apprentice thereto belonging to the occupied by agriculturist. मीन्स ये क्यों इनेक्ट किया गया? क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस जैसा चल रहा था, उसको फार्मर्स की कंडीशन को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जो मन में आता था वो फार्मर्स की लैंड खरीद लेता था। टेनेंसी के अकॉर्डिंग कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। जैसे आज के टाइम पे आपको लैंड लेने के लिए अगर एनए प्लॉट है तो आप ले सकते हैं, अगर एनए प्लॉट है तो आप ले सकते हैं, बट एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो आप नहीं ले सकते। ऐसे कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ों को रेगुलरिटीज़ में लाने के लिए इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी। एज ऑब्जर्व बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द एक्ट वॉज इनेक्टेड विद द सैल्यूटरी पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग लैंड टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल। मीन्स भाई आपको एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत है। एग्रीकल्चरल लैंड किसके लिए बेसिकली यूज्ड है? जो फार्मर्स है। बट अब हाईएस्ट इकोनॉमिकली साउंड लोग हैं, फार्मर्स के कंपेयर में वो ज़्यादा पे कर सकते हैं, तो वो ऐसी लैंड ले लेते थे और फार्मर्स को अपने यहाँ पे काम के लिए रख लेते थे, रोजंदारी पर रख लेते थे। तो इसको रेगुलर किया गया बाय पासिंग ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट को कहा गया महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड एक्ट 1948, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए ऑन अ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कौन खरीद सकता है, किसको ओनरशिप मिल सकती है, कौन कल्टीवेट कर सकता है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन। द वर्ड एग्रीकल्चर is defined to include horticulture, the raising of crops, grass, garden produce, the use by an agriculturist of the land held by him, or the use of any land, whether or not applies to rice
paddy land for the purpose of rab manure. Means एग्रीकल्चर किसको किसको कहा गया? हॉर्टिकल्चर को भी कहा गया, क्योंकि हमने देखा है कि बनियान ट्री, बाम्बूज, इनके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ट्री के लिए प्लांट लगाए जाते हैं तो वो हॉर्टिकल्चर एक्ट में आते हैं। तो द लैंड विच इज़ यूज फॉर हॉर्टिकल्चर वो भी यूज़ होता है। रेजिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए जो नॉर्मल आपकी लैंड होती है वो यूज़ होती है। एग्रीकल्चर लैंड जो एग्रीकल्चरिस्ट यूज़ करते हैं, किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं? फार्मर्स है तो उनको अपना फार्म हाउस बनाना है, उनको अपने लिए कैटल हाउस रखना है, और ज़्यादा उनको स्टोर रूम वगैरह की ज़रूरत है, उसके लिए भी वो। तो मतलब द लैंड विच इज़ यूज फॉर फार्मर्स और यूज बाय अ फार्मर्स, दैट ऑल्सो कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और पैडी लैंड, पैडी लैंड आपने देखा होगा जब आप महाराष्ट्र की तरफ, स्पेशली जब आप रूरल पार्ट में जाते हैं तो जो आपके धान की खेती होती है, राइस की, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसी होती है। एक जगह से उखाड़ के उस धान को दूसरी जगह लगाया जाता है। 2 बार में ये प्रोसेस होता है खेती का, राइट। तो ये पैडी क्रॉप्स कहे जाते हैं। जो उगाए एक जगह जाते हैं, थोड़ा सा उनका कल्टीवेशन होता है और उसके बाद उनको दूसरी जगह जाकर फिर उनका आगे का प्रोसीजर किया जाता है। ओके, तो ये सारा का सारा आपका आता है एग्रीकल्चरल में। बट द टर्म डज नॉट हाउएवर इंक्लूड अलाइड परस्यूट और कटिंग ऑफ वुड ओनली। एग्रीकल्चर में अलाइड परस्यूट नहीं आते। अलाइड परस्यूट क्या क्या है? डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ब्रीडिंग ऑफ लिव स्टॉक है, ग्रेजिंग है, और सच अदर परस्यूट में भी डिस्क्राइब। मीन्स पोल्ट्री फार्मिंग को एग्रीकल्चर में नहीं रखा गया, ठीक है, ये अलाइड परस्यूट है। डेयरी फार्मिंग को नहीं रखा गया, ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक को, इसको भी एग्रीकल्चर में नहीं रखा गया, ठीक है। तो इनको अलग रखा गया है। इन सब चीज़ों को छोड़ के एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर वो विच इज़ यूज फॉर द लैंड और द यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस एक्सेप्ट एलाइड परस्यूट। ओके, उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल लेबर। जैसे नाम से समझ में आ रहा है, द पर्सन हुज लाइवलीहुड, द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अ लाइवलीहुड इज लेबर ऑन लैंड। ऐसे लोगों को आप एग्रीकल्चरल लेबर बोलते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर और फार्मर में फ़र्क है। फार्मर ओनर ऑफ द लैंड भी हो सकता है, बट लेबर ओनर ऑफ द लैंड नहीं होता। वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाता है और उसका बेसिक लाइवलीहुड सिर्फ यही है कि एग्रीकल्चरल लैंड पे वो यूज़ करे। क्या क्या है प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जिनका एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हो? लेबर इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑन डेली बेसिस। बड़े फार्मर्स जो होते हैं वो डेली बेसिस पे भी रखते हैं। लेबर इंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर पीरियडिकल बेसिस, बटाई पे जो आप देते हैं। लेबर इंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि मेरे खेत में आप खेती करो, जो भी प्रॉफिट आएगा 50% आपका 50% मेरा, या वॉट एवर द रेशो डिसाइडेड बाय देम। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कहलाता है। लेबर इंगेज ऑन डेली बेसिस फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्लॉगिंग, सोविंग सीड और गैदरिंग क्रॉप्स। ये आपको रूरल पार्ट में मिल जाएंगे। हर एक काम करने के लिए अलग अलग मजदूर रखे हैं, क्योंकि एक किसान अकेले पूरा काम नहीं कर पाता। प्लॉगिंग करनी है, सीडिंग करनी है, तो ऐसे में वो अपने सपोर्ट के लिए लेबर्स रखता है। और एग्रीकल्चरल लेबर वो होते हैं जिनका लाइवलीहुड सिर्फ एग्रीकल्चरल वर्क पे ही डिपेंड रहता है, एग्रीकल्चरल लैंड पे ही डिपेंड रहता है। ओके, एग्रीकल्चरिस्ट कौन होते हैं? द टर्म एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स अ पर्सन हु कल्टिवेटेड लैंड पर्सनली, जो पर्सनली लैंड पे काम करते हैं, कल्टीवेशन का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, द टर्म टू कल्टीवेट मीन्स टू टिल और हस्बैंड द लैंड ऑफ अ पर्पस ऑफ रेजिंग और इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को पैदा करने के लिए जो भी वो काम करता है ओनर,
उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। द लैंड यूज फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप बाय द ओनर इज नोन एज एग्रीकल्चरिस्ट। तो द एक्सप्रेशन टू कल्टिवेट पर्सनली हैज़ बीन डिफाइंड in section 2 subsection C6 of the act. It means cultivating land on own's account, that is by own's labor, by labor of any member of one family under the personal supervision of oneself, or any member of one's family hired by the labor, is situated within the limit of single person, is so situated with no piece of land is separated from another by distance of 5 miles or from a compact block. ये सारे के सारे एग्रीकल्चरिस्ट में आ जाएंगे, जिसमें जो कल्टीवेट पर्सनली का जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो कल्टीवेट पर्सनली क्या है, या तो वो अपनी लैंड में करे, या उस ब्लॉक में करे जहाँ पे उसकी लैंड आती है, या उस विलेज में करे जहाँ पर वो उसी विलेज में रहता है जहाँ पे उसकी लैंड है। तो ये सारा का सारा कल्टीवेटेड पर्सनली के डेफिनेशन में आएगा। ओके, हाउएवर रिस्ट्रिक्शन कंटेन in clauses A, B, C above do not apply to the land which does not exceed twice a ceiling area। हमने अर्बन सीलिंग एक्ट में देखा है कि कितनी लिमिट अवेलेबल होती है एक फार्मर्स को। तो जो आपकी सीलिंग लिमिट है उसको अगर एक्सीड करता है तो फिर वो आपका कल्टीवेटेड पर्सनली एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि इट इज़ अनलॉफुल। तो सीलिंग लिमिट के अंडर ही होना चाहिए, तो ही वो आपकी लैंड है, तो ही वो कल्टीवेटेड है। ठीक है, सीलिंग एरिया का डबल नहीं होना चाहिए, या अप टू ट्वाइस द सीलिंग एरिया इफ सच लैंड एक्सीड ट्वाइस द सीलिंग एरिया। सीलिंग एरिया के डबल पोर्शन में अगर वो लैंड है तो आपकी जो कल्टीवेटेड लैंड होगी वो भी उतनी ही होनी चाहिए, उसकी लिमिट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द विडो और माइनर ऑफ फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन और सर्विंग मेंबर of the armed forces shall be deemed to cultivate land personally if the such land is cultivated by servants। अब ऐसे में देखिए, cultivated personally का मतलब डेफिनेशन में ये दिया हुआ है कि ओनर के द्वारा करना चाहिए सारी खेती का काम। बट अगर कोई विडो है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, मेंटली हैंडीकैप है, माइनर है, विडो ऑफ द या फैमिली मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस है, ऐसे में वो खेती का काम किसी मजदूर से भी करवा सकते हैं, तो भी यही माना जाएगा दैट दे कल्टिवेटेड पर्सनली। ओके, इट इज़ फर्दर क्लेरिफाइड दैट इन द केस ऑफ अ जॉइंट फैमिली द लैंड शैल बी डीम्ड टू बी कल्टिवेटेड पर्सनली इफ इट इज़ कल्टिवेटेड बाय ओनर और एनी मेंबर। HUF है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक ही पर्सन है, फैमिली मेंबर 10 हैं लेकिन एक ही पर्सन है जो खेती करता है, तो ऐसे में भी ये आपका कल्टीवेटेड पर्सनली माना जाएगा, क्योंकि एज पर द हिंदू लॉ HUF में किसी भी एक मेंबर ने काम किया तो इट्स अ रिजल्ट ऑफ द वर्क ऑफ ऑल फैमिली मेंबर। डीम्ड होता है, कर्ता ने अगर किया कोई काम तो डीम्ड होता है कि सारे फैमिली मेंबर ने किया है। अगर किसी और फैमिली मेंबर ने जो सबऑर्डिनेट टू करता है, अगर विद द परमिशन ऑफ करता वो काम करता है, तो ये डीम्ड माना जाता है कि सबने किया। तो कल्टीवेटेड पर्सनली में ये आपके एग्जम्पशन है। ठीक है, इन वन केस इट वॉज कंटेंडेड दैट सिंस द सेल डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्लॉट ऑफ अ लैंड डिस्क्राइब द लैंड एज अ पराडी लैंड, इट वॉज एग्रीकल्चरल लैंड विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, Therefore the petitioner was an agriculturist। परादी लैंड जो होती है आपकी, जहाँ पे आप एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ का काम करते हैं, पर्दी लैंड जिसको आप बोलते हैं, गाँव के एरिया में यूज़ होता है ये वर्ड। तो ऐसे में भी आप एग्रीकल्चरिस्ट ही कहलाएंगे, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग दैट वर्क एज अ ओनर। तो ये कल्टिवेटेड पर्सनली के डेफिनेशन में आ जाएगा, और अगर कल्टिवेटेड पर्सनली है तो देन यू आर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, जॉइंट फैमिली अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 क्लॉज A, द टर्म जॉइंट फैमिली एज यूज्ड इन एक्ट मीन्स HUF अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। इन केस ऑफ अदर पर्सन्स, फॉर इंस्टेंस हिल ट्राइब्स, इट मीन्स अ ग्रुप और यूनिट
the member of which are by custom joint in a state or resident. For a purpose of this act, the person includes a joint family. जॉइंट फैमिली या तो HUF हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो जॉइंट फैमिली है, या अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं तो भी वो जॉइंट फैमिली है। अगर आप एक लोकल यूनिट में रहते हैं, हिल में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो भी जो आपका ग्रुप होता है, कबीला, वो जॉइंट फैमिली ही कहलाता है। ठीक है। और यहाँ पे जॉइंट फैमिली इस एक्ट में पर्सन इज इक्वल टू जॉइंट फैमिली, जैसा अभी हमने कल्टिवेटेड पर्सनली में देखा। ओके। उसके बाद लैंडलेस पर्सन किसको कहा जाता है? द लैंडलेस पर्सन मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स नो लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, वेदर एज अ ओनर और टेनेंट, और हु अर्न्स हिज लाइवलीहुड principally by manual labor, who intend to take to the profession of the agriculture and is capable of cultivating land personally. Means लैंडलेस पर्सन आप किसको कहेंगे? जिसके पास खुद की खेती की जगह नहीं है, एज अ टेनेंट भी नहीं है उसके पास, एज अ ओनर भी नहीं है। अगर आप एज अ टेनेंट भी हैं तो आप लैंडलेस नहीं हैं, तो आपके पास ना तो आप ओनर हैं ना ही आप टेनेंट हैं। ऐसे में आपको लैंडलेस पर्सन कहा जाएगा। और आपकी लाइवलीहुड भी खेती पे ही डिपेंड होनी चाहिए। मीन्स योर प्रिंसिपल लाइवलीहुड शैल बी दैट एग्रीकल्चर ओनली, डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। और आप उतने कैपेबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे मजदूरों को लैंडलेस मान लेंगे हम एज पर दिस एक्ट। आपको वो काम आना भी चाहिए, तभी आपको लैंडलेस माना जाएगा एज पर द दिस एक्ट। ओके। उसके बाद आता है इकोनॉमिक होल्डिंग या स्मॉल होल्डर। द एक्सप्रेशन स्मॉल होल्डर मीन्स एग्रीकल्चरिस्ट कल्टिवेटिंग लैंड in an area than the economic less than the economic holding, who earns his livelihood principally by agriculture or agricultural labor. इकोनॉमिक्स होल्डर या स्मॉल होल्डर ये कहते हैं जो एवरेज लैंड से भी कम ऑक्यूपाई करता है, उसके पास छोटी मोटी जगह, उसी में वो खेती कर रहा है, तो ऐसे में दैट पर्सन इज नोन एज इकोनॉमिक होल्डर या स्मॉल होल्डर. The expression economic holding means in relation to the land held by a person, whether as a owner or tenant, or partly as a owner or partly as a tenant. The area of a land fixed as an economic holding under section 6, section 7 of the act. Means छोटा सा लैंड हो, पार्टली हो होल्ड लैंड का, ऐसे में मतलब वो बहुत इकोनॉमिक कंडीशन में जिसमें वो कल्टीवेशन कर रहा है, ऐसे पर्सन को आप स्मॉल होल्डर या इकोनॉमिक होल्डर कहते हैं. ओके. उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट वर्कर्स लैंड. वर्कर्स लैंड मीन्स अ लैंड फॉर अ पर्पस ऑफ रैप मैन्योर with the rice cultivation in revenue as a workers. The word workers applied neighborhood of a rice land from which the villager immaterial rough grasses, branches, wood, ash or rice field. Basically workers land which is used for the slopes of forest tracts. जो भी मैंने आपको बताया कि जगह को कल्टिवेटेड किया जा रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, राइस कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि राइस की खेती अगर आपने देखी होगी तो एक जगह वो प्रिपेयर होता है, 1-1.5 इंच के उसके पौधे निकलते हैं और उसके बाद उसको उखाड़ के दूसरी लैंड पे डाला जाता है. तो इस लैंड को आप वर्कर्स लैंड बोलेंगे, जो किसी फॉरेस्ट वगैरह में भी हो सकती है, रैप मैन्योर में हो सकती है. ठीक है. दैट इज़ रैप मैन्योर कहाँ से बनता है? दैट इज़ अ बर्निंग ऑफ डंग, ट्री लोपिंग, लीव्स, ग्रास. अगर आप इस पार्ट में चले जाएं थोड़ा बाहर सिटीज़ से, तो आपको कई जगह जली हुई खेती मिलती है, पराली जलाते हैं. ये सारा का सारा वर्कर्स लैंड ही कहलाता है. पराली क्यों जलाई जाती है? जिससे जो अननेसेसरी जो ग्रासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं लैंड पे, वो वाइप आउट हो सके. तो कटिंग से अच्छा जला दो, और ऐसी लैंड वर्कर्स लैंड कहलाती है. अब आता है रिस्ट्रिक्शन on a transfer of agricultural land.
Under the act transfers the agriculture of a land to the non-agriculturists are severely restricted under section 63 of the act। मीन्स अगर कोई लैंड नोटिफाइड है बाय तलाठी, तहसीलदार, स्टेट गवर्नमेंट और कंसर्न अथॉरिटी दैट दिस लैंड इज डिक्लेयर्ड एज द एग्रीकल्चरिस्ट लैंड, तो ऐसे में एग्रीकल्चरिस्ट लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चर पर्सन को नहीं बेच सकते फॉर यूज ऑफ अनड्यू पर्पस। तो एग्रीकल्चर लैंड उसी को बेची जाएगी जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा, और ट्रांसफ़र भी नहीं करना है, बेचना तो है ही नहीं, सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, लीज नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते। मॉर्गेज करने का राइट आपको है, लेकिन मॉर्गेज में आपको पोजीशन नहीं देना है। मीन्स यूज ऑफ फैक्ट्री मॉर्गेज आप कर सकते हैं, बट एब्सोल्यूट मॉर्गेज नहीं कर सकते, जिसमें आप अपना प्रॉपर्टी का पोजीशन देते हैं अंडर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 63 of the act, that is a transfer is restricted to the non-agriculturist of that land which declared as a agricultural land, and if the transfer is done then that transfer is not be valid if the same is in a favor of person who is not agriculturist or agricultural labor. A transfer of a such land even to the agriculturist is prohibited if after the agriculturist would hold the agricultural land in excess of the ceiling limit. Urban Ceiling Act और रूरल सीलिंग एक्ट, सीलिंग लिमिट के आगे अगर आप लैंड खरीदते हैं तो भी प्रोहिबिटेड है, दो यू आर अ एग्रीकल्चरिस्ट। दैट रिस्ट्रिक्शन आपको है ट्रांसफर ऑफ अ लैंड to the non-agriculturist by way of any, that is sale, mortgage, lease, gift, exchange, किसी भी तरह से एग्रीकल्चरल लैंड का ट्रांसफ़र नॉन एग्रीकल्चर पर्सन को नहीं हो सकता। ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसमें एडिशनल है कि एग्रीकल्चर लैंड का ट्रांसफ़र एग्रीकल्चरिस्ट को भी नहीं होगा इफ़ दैट एग्रीकल्चरिस्ट हैविंग अ लैंड मोर देन सीलिंग लिमिट। सबको एक लिमिट दी हुई है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया सेक्शन 19G F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज सस्पेंडेड, दैट्स वाई। ठीक है, तो आपको लिमिट में ही लैंड लेनी है, दो यू आर एग्रीकल्चरिस्ट, but your limit of a land shall not cross the ceiling limit. Okay, अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो that transfer is not valid. The sale, gift, etc. are not defined in an act. तो ये इसका definition आपको कहाँ से लेना है? Same as per transfer of property act. Sale क्या होता है? When you are transferring the right of or title of your land after entering in a contract with some consideration, वो सेल होता है। गिफ्ट आपको पता है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप देते हैं, ये डिफाइंड इन दिस सेक्शन नहीं है, बट मीनिंग्स आर सेम एज पर द जनरल डेफिनेशंस। ठीक है, it also clarified that sale as used in section 63 includes sale in execution of decree of a civil suit। सिविल कोर्ट से कोई डिक्री पास हुई है, आपको उतने पैसे देने हैं, कोर्ट में जमा करने, then too you are not supposed to sell this land to the person who is not agriculturist। सेल फॉर रिकवरी ऑफ एरियाज ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के लिए भी आपको नहीं बेचनी है। मीन्स कोई भी पॉइंट हो जाए, आपको अपनी ये लैंड तभी बेचनी है जब वो सामने वाला बंदा एग्रीकल्चरिस्ट हो और उसके पास जो लिमिट हो वो सीलिंग लिमिट से ज़्यादा ना हो, तो ही आप अपनी ये लैंड बेचेंगे। अदरवाइज
सारा का सारा आपका वॉइड हो जाएगा, इट इज़ नॉट वैलिड। सो दीज आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन अ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इसमें आपको एग्जम्पशन दिया हुआ है। एग्जम्पशन कंटेन the restriction contained in section 63 does not apply to the sale, gift, exchange of a lease of a dwelling house or the site thereof, land appertaining thereto, if such transfer is favor of agricultural labor or artisan or person carrying allied pursuit। मीन्स आप dwelling house बेच सकते हैं adjacent land का, ठीक है, ये आप बेच सकते हैं, लेकिन किसको बेच सकते हैं? लेबरर को, जो एग्रीकल्चरल लेबरर हो, किसी आर्टिस्ट को, आर्टिशियन हो, या फिर जो अलाइड परस्यूट करता हो। अलाइड परस्यूट अभी आपने देखा, पोल्ट्री फार्म, बर्ड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग, ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसको आप ये लैंड बेच सकते हैं। ये एग्जम्पशन है। सेकेंड एग्जम्पशन है, सेक्शन 63 डज नॉट प्रोहिबिट द मॉर्गेज ऑफ अ एग्रीकल्चरल लैंड टू एनी इंटरेस्ट देयर in favor of cooperating society as a security for loan। Cooperative society are not comes under the regulation of RBI। जो APMC हुआ, RBI की रेगुलेशन उसमें नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप नाम से ही समझ में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट बैंक एज पर द गाइडलाइन ऑफ RBI। उसके शेयर्स अप डाउन होते हैं एज पर द कॉपरेशन ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप लोन के लिए इसको मॉर्गेज करते हैं तो अलाउड है, इट इज़ एग्जेम्प्टेड। द सेट सेक्शन ऑल्सो डज नॉट अप्लाई टू द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। सेल नहीं कर सकते, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप मॉर्गेज कर सकते हैं फॉर लोन। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 are also not applicable to any transfer declared to be a mortgage under section 24 of the Bombay Agricultural Debtor Relief Act। मॉर्गेज के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अंडर सेक्शन 24 ऑफ बॉम्बे एग्रीकल्चरल डेप्टर रिलीफ एक्ट में आता है, तो अगर आपका क्लॉज उसमें है तो then you have the exemption from section 63, which is the restriction of selling of agricultural land to the non-agriculturist। Lastly, the transfer of agricultural land to the non-agriculturist is allowed if the same is bona fide industrial use under the section 63 subsection 1 of the act। इंडस्ट्रियलिस्ट को आप बेच सकते हैं ये लैंड, उसमें आपको छूट है। क्या है वो? द ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर बोनाफाइड इंडस्ट्रियल यूज़ और टाउनशिप प्रोजेक्ट। ऐसे उसमें मतलब बोनाफाइड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए अगर ये लैंड ट्रांसफ़र होती है देन इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लॉज A। What is this? This is the exemption to the section 63, which is the restriction that or the person can sell agricultural land without the permission of collector or any person, whether an agriculturist or not, if such person intend to convert the same bona fide industrial use or special township project। अगर NA में कन्वर्ट करने के लिए वो ओनर रेडी है, ऐसे में आप बगैर परमिशन ऑफ कलेक्टर ये लैंड को बेच सकते हैं। बोनाफाइड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी बेच सकते हैं, टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए भी बेच सकते हैं। उसमें आपको 63 का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। द एक्सेप्शन इज अवेलेबल ओनली इफ सच लैंड इज लोकेटेड विद इन द इंडस्ट्रियल जोन ऑफ अ रीजनल प्लान और डेवलपमेंट प्लान और टाउन प्लानिंग स्कीम प्रिपेयर्ड अंडर द रिलेवेंट लेजिस्लेशन। लेकिन ये तभी उन्हीं के लिए अलाउड है, उन्हीं क्षेत्र के लिए अलाउड है, उसी एरिया के लिए अलाउड है जो डिक्लेयर किया जा चुका है फॉर इंडस्ट्रियल जोन या टाउन प्लानिंग एक्ट के अकॉर्डिंग उसको डिक्लेयर किया हो। ऐसे कंडीशन में यू मे से, अदरवाइज
you are not liable to sell any land to the non agriculturist. लेकिन बोनाफाइड यूज़ के लिए है, आपकी लैंड डिक्लेयर भी है कि इसके अंडर में आती है, तो यू आर लायबल टू सेल योर लैंड. ओके, दिस एक्सेप्ट. और सेकेंड है एन एरिया वेयर नो सच प्लान और स्कीम एग्जिस्ट. अगर वो डिक्लेरेशन ही नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई एग्जिस्ट नहीं है स्कीम, तब भी आप बेच सकते हैं. एन एरिया टेकन ओवर बाय द प्राइवेट डेवलपर फॉर स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट, तो ऐसे में भी आप उसको जगह सेल कर सकते हैं. हाउएवर इफ द टोटल एक्सटेंट ऑफ अ सच लैंड प्रपोज टू बी परचेज एक्सटेंड 10 hectares, the prior permission of the development commissioner or officer authorized by the state government for this purpose must be obtained. लेकिन इसके लिए भी लिमिट है. 10 hectares तक आपको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है. यू मे सेल योर लैंड, बट इफ दिस लिमिट इज एक्सीड more than 10 acres, then in that condition you have to take the permission from the collector or the bona fide officer for this transfer. ठीक है. Before such permission is granted, such officer must consider the justification and reasonableness of the requirement of a land. ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड है, 10 एकड़ के ऊपर भी आप बेच सकते हैं. फर्स्ट अप्लाई फॉर अ परमिशन. वो ऑफिसर, कंसर्न ऑफिसर रीजनेबलनेस चेक करेगा, जस्टिफाइड ग्राउंड चेक करेगा, और इफ़ ही इज सेटिस्फाइड देन ही मे ग्रांट द परमिशन फॉर अ सेल ऑफ दिस लैंड फॉर एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 10 acres. Okay? Such purchase of a land should be also subject to the condition that it shall be put to the industrial use within the total period of 15 years ऑफ द डेट ऑफ परचेस. जैसा आपने लैंड एक्विजिशन एक्ट में देखा कि जिस चीज़ के लिए आप एक्वायर कर रहे हैं लैंड, उसमें आपको 15 साल के अंदर काम चालू कर देना चाहिए. आपने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी, परमिशन भी ले ली, टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ली है आपने, टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन 15 साल हो गए आपने वहाँ पे कोई काम ही नहीं किया. ऐसे में ये ट्रांसफ़र कैंसल हो जाएगा और टाइटल रिटेन हो जाएगा. आई बात समझ में? तो आपको जैसे ही आपने ये लैंड खरीदी, जिस पर्पस के लिए खरीदी, अगर आप वहाँ पे बोनाफाइड इंडस्ट्री डालना चाह रहे हैं तो टाउन प्लानिंग है आपकी, तो टाउनशिप प्रोजेक्ट है, तो आपको 15 ईयर्स के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर चालू कर देना है. अदरवाइज़ लैंड का टाइटल वापस चला जाएगा. ओके? पहले ये ओरिजिनल एक्ट में सिर्फ 5 साल था, लेकिन अब इसको 15 ईयर्स कर दिया है फ्रॉम 2005. पहले ये लिमिटेशन 5 साल की ही थी कि लैंड खरीदा 5 साल में काम चालू कर दो, बट अब उसको एक्सीड करके 15 साल कर दिया गया फ्रॉम द ईयर ऑफ 2005. ओके? बोनाफाइड इंडस्ट्रियल मीन्स क्या है? The activity of a manufacturer, prevention or processing of a good, preservation or processing of a goods, any handicraft or industrial business or enterprises. ये bonafide use है. Activity of tourism within the areas notified by the state government as a tourist place or hill station, ये भी allowed है. The said expression also include the construction of a building, industrial building used for the manufacturing process purpose, power plant, ancillary usages like research and development, godown, canteen, office, building of an industrial concern. ये सारा का मतलब anything related to industrialization is comes under the definition of industrial purpose. That is a bona fide industrial purpose. और उसके लिए the purchase of a land is allowed. The establishment of industrial estate including cooperative industrial estate, service industry, cottage industry, ग्रामोद्योग यूनिट्स और ग्रामोद्योग वसाहत. वसाहत इज़ अ मराठी वर्ड, रहने की जगह, कॉलोनीज़.
उसको आप वसाहत बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका एक्विजिशन ऑफ लैंड इज अलाउड। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट क्या है, किसको कहते हैं स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट। अभी हमने देखा दैट बोनाफाइड इंडस्ट्री, अब आते हैं स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट। द एक्सप्रेशन स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट मीन्स स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट अंडर द रेगुलेशंस फ्रेम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल टाउनशिप by the government under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966। MRTP Act 1966 के अकॉर्डिंग अगर आपका प्लान पास है या प्लान डिक्लेयर्ड है उसको कहा जाता है स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट। तो कोई भी टाउनशिप प्रोजेक्ट स्पेशल टाउनशिप प्रोजेक्ट तभी कहलाएगा जब उसको परमिशन मिली होगी, उसको रेगुलेशन मिली होगी अंडर MRTP एक्ट 1966। इसको कहते हैं महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, MRTP एक्ट 1966। ओके, सो द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू अ पर्टिकुलर पर्सन अंडर सेक्शन 64 of the Act, when the landlord wishes to sell agricultural land, he must make an application to the Agricultural Land Tribunal for determination of reasonable price of such land. Thereafter, the tribunal must fix a reasonable price of such land, keeping in mind the 7 factors listed in section 63A above, जो ऊपर अभी हमने देखा। अगर आपको अपनी लैंड सेल करनी है बीइंग एज ए एग्रीकल्चरिस्ट, फर्स्ट यू मेक अ एप्लीकेशन बिफोर द एग्रीकल्चर लैंड ट्रिब्यूनल टू गेट द रीजनेबल प्राइस ऑफ योर लैंड, जो वैल्यूएशन फिक्स होती है। और वो ट्रिब्यूनल आपको जो हमने 7 पॉइंट डिस्कस किए कि किसको देना है कैसे देना है उसको देखेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको परमिशन अलाउ करेगी। It must also be directed that such price should be paid either in one lump sum or not more than in 6 annual installment with simple interest of 4.5% per annum। ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है या तो सारे पैसे दे दो लमसम में या फिर 6 इंस्टॉलमेंट में दीजिए, एनुअल इंस्टॉलमेंट विद द इंटरेस्ट ऑफ 4.5% per annum। Once the tribunal determine a reasonable price of a land, the sale is to be effected by taking a following steps। ट्रिब्यूनल ने अगर लैंड के रीजनेबल प्राइस निकाल दी तो कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिसमें ये लैंड आपको मिल सकती है। द लैंडलॉर्ड मस्ट मेक अ ऑफर फॉर सेल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफर देना पड़ेगा। मीन्स इट्स अ ओपन टू ऑल हु आर लायबल और एलिजिबल फॉर परचेज ऑफ दिस लैंड। इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल द टेनेंट इन एक्चुअल पोजीशन, अगर उसकी लैंड में टेनेंट अवेलेबल हैं तो ओनर को फर्स्ट प्रेफरेंस उस टेनेंट को ही देना चाहिए। अगर वो टेनेंट रिफ्यूज़ कर देता है देन ओनर किसी और को दे सकता है। ठीक है, टू ऑल पर्सन और बॉडी इन प्रायोरिटी लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय द कलेक्टर, अगर उस इलाके के लिए प्रायोरिटी लिस्ट अगर कलेक्टर ने डिक्लेयर करके रखी है तो ऑफर पे पहला हक उनका होगा। इट्स अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन। इन केस ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस और साइट ऑफ द ड्वेलिंग हाउसेस एंड लैंड अपरेंट देयर टू द टेनेंट देयर ऑफ द पर्सन रिसाइडिंग इन अ विलेज हु आर नॉट इन अ पोजीशन ऑफ ड्वेलिंग हाउस। ड्वेलिंग हाउस अगर सेल करना है तो वहाँ के विलेजेस उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं रेडी होते हैं तो आप किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, द पर्सन टू whom such offer are made must intimate to the landlord the willingness to purchase। अब जो इंटरेस्टेड हैं इस ऑफर में उनको अपनी विलिंगनेस भी दिखानी पड़ेगी। दो यू आर एलिजिबल बट यू हैव टू शो द विलिंगनेस टू परचेज दिस लैंड। आप इंटरेस्टेड हैं बट आपने ऑफरर को अपनी विलिंगनेस नहीं दिखाई तो हाउ कैन ही नोस। तो विलिंगनेस मस्ट बी शोन बाय अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस।
प्रॉपर नोटिस दीजिए, सामने वाले को बताइए आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर ऑफर, अपना रिजर्व करिए और आगे की प्रोसीडिंग पे जाइए। इफ़ मोर देन 1 person हैज़ इंटीमेटेड सच विलिंगनेस, द लैंडलॉर्ड मस्ट गिव नोटिस एज द रैंक हु हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट। अगर 2 लोगों ने या 2 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, तो लैंडलॉर्ड एज पर द प्रायोरिटी लिस्ट जिसकी हायरार्की होगी उसको ऑफ़र करेगा। और ये प्रायोरिटी लिस्ट कौन देगा? कलेक्टर देगा। कॉलिंग अपॉन हिम टू पे द अमाउंट। लेकिन अगर प्रायोरिटी लिस्ट में जैसे ए और बी है, उन दोनों ने ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, तो लैंडलॉर्ड पहले मिस्टर ए को देगा अगर वो प्रायोरिटी लिस्ट में अबोव हैं। लेकिन अगर उस मिस्टर ए ने जो डेट फिक्स की थी उस डेट पे डिपॉजिट नहीं किया, तो उसने अपना राइट वेव कर दिया और ऑफ़र चला जाएगा मिस्टर बी को। ओके, if such no payment or deposit is made, the similar notice is given to the person who is next to the highest. Clear है? The following further points as regard such sale may also be noted. Any sale made in contravention of section 64 is void. जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर जाकर अगर ऐसा कोई ट्रांसफ़र आप करेंगे तो इट इज़ अ वॉइड अब इनिशियो। इफ़ एनी डिस्प्यूट रिगार्ड टू द फॉलोइंग मैटर, कोई डिस्प्यूट होता है इस सेल और परचेस को लेकर, तो आपका ये मैटर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द ऑफर मेड बाय द लैंडलॉर्ड, डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द नोटिस गिवन बाय द लैंडलॉर्ड, डिस्प्यूटेड रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। ऐसे उसमें आपके सारे मैटर को एडजुडिकेट करेगा the Land Tribunal Act. If the tenant fails to refuse the purchase, then in a consequences of sale, same is sold to the another person. सेम चीज़ है, अगर वहाँ पे टेनेंट अवेलेबल है, टेनेंट ने ऑफ़र को रिप्लाई नहीं दिया या फेल हो गया उस लैंड को ख़रीदने के लिए, तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, अनदर पर्सन को ऑफ़र कर दी जाएगी। The provision of 64 can be invoked only when the relationship between landlord and tenant is subsisting and tenant in a possession of a land. Tenant और landlord का relation establish होना चाहिए और वो land tenant के occupation में होनी चाहिए। Only on instrument अगर tenant है तो ये right उसको नहीं मिलेगा, actual possession पे होना चाहिए। और final one, the section 64 do not apply to the sale by the cooperative society. Cooperative society इस सेल को नहीं ले सकते। So these are the restriction and regulation of the sale of agricultural land.